हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं प्रशांत पांडे। हाल के सालों में लोग अपनी फिटनेस को लेकर ज्यादा जागरूक हुए हैं, खासकर कोविड के बाद, क्योंकि लॉकडाउन के समय जब जिम वगैरह बंद थे तो लोगों के सामने एक समस्या थी कि किस तरह से अपनी कैलोरी बर्न करने को ट्रैक करें, कितना व्यायाम करें, कितनी एक्सरसाइज करें। और इन सब में उनका साथ दिया टेक्नोलॉजी, फिटनेस और वेलनेस के नए नए स्टार्टअप्स ने, जिन्होंने हेल्थ टेक की तरह उनका ध्यान रखा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त हेल्थ टेक स्टार्टअप की भारत में संख्या 7,500 के करीब है और इसने पूरा फिटनेस इकोसिस्टम और डॉक्टरी पेशे को एक अलग लेवल पर ले जाकर खड़ा किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किस तरह से ये आगे बढ़ेगा और किस तरह से इसे आगे बढ़ाना है। सबसे पहले इसके बारे में एक पिक्चर देखने की, एक बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं और चलते हैं अपने सहयोगी शरद दुबे के पास। शरद, बताएं आखिर हेल्थ केयर, हेल्थ टेक स्टार्टअप किस तरह से काम कर रहे हैं? जी, हम लोग आए हैं स्टार्टअप के हेल्थ टेक मंत्र में और हम बताएंगे कि किस तरह जो हेल्थ टेक इंडस्ट्री है स्टार्टअप के जगत में किस तरह भारत को इम्पैक्ट करता है। लेकिन सबसे पहली बात होती है क्या होगी वो ग्रोथ ट्रिगर्स। अब याद रखिए, जो बहुत सारे हायर कॉस्ट देखने मिलते हैं अगर ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम में जाएं, तो इसके कारण जो एक ऑल्टरनेट तरीका बनता है उसको जो है यहाँ पे हेल्थ टेक स्टार्टअप्स उसको एड्रेस करते हैं। ऑफ कोर्स याद रखिएगा कि जो डिजिटल कंसल्टेशन होती है उसके कारण भी जो है ऑनलाइन परामर्श जो है वो आप देख सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन हो सकती है आपके पेशेंट्स के साथ। और याद रखिए इसके कारण जो है कॉस्टिंग वो भी कम हो जाती है, जिसके कारण जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर्स को देखने मिलता है। इसके अलावा जो है एक ईजी टू ट्रैक आपके हेल्थ के जो है ग्रोथ को आप देख सकते हैं, किस तरह प्रोग्रेस हुई आपकी हेल्थ की, ये भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ उपलब्धि एक प्लेटफॉर्म में भी देखने मिल सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि कौन से एरियाज़ है जहाँ पे हेल्थ टेक स्टार्टअप जो है फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट आता है मेंटल हेल्थ, और ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसे एड्रेस करना चाहिए, स्पेशली अर्बन मार्केट्स में, स्पेशली क्योंकि जितनी ज़्यादा जो तनाव ज़िंदगी में देखने मिलती है उसको भी एड्रेस किया जाता है, उसके लिए भी आप कहते हैं एक्सपर्ट्स रहते हैं। तो ये मेंटल हेल्थ रहेगा। ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी होती है, एक टाइप से आप कह सकते हैं जो सबसे पहला कंसल्टेशन होता है कि आपको जाने कि क्या इम्पैक्ट आपको पड़ रहा है अक्रॉस सेगमेंट्स, बीट मेडिसिन, या आप कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर आप तबीयत खराब हो रहा है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन जो है कंसल्टेशन कर सकते हैं। हेल्थ चेकअप्स घर पे आने लगे हैं। पहले शुरुआत में हम लोग जाते थे बाहर, आपके डायग्नोस्टिक्स हुआ या हॉस्पिटल्स हुआ, लेकिन अब जो है बहुत सारी जो है होम डिलीवरी सर्विसेज आ रही है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हेल्थ चेकअप देखने मिलेगी। ई फार्मेसी जहाँ पे आप खुद ऑर्डर कर सकते हैं। ऑफकोर्स समय का जो पाबंदी ज़रूर रहता है, 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक डिलीवरीज मेडिसिन की भी आने लगी हैं और ये जो है स्टार्टअप्स इसको इनेबल करते हैं। वेरेबल डिवाइसेस जहाँ पे आप अपनी हेल्थ की प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं, घड़ी हो सकती है या आपकी हेल्थ की मॉनिटर हो सकती है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और लाइफस्टाइल मेंटेनेंस, यहाँ पे आपके स्किन केयर को ले लीजिए, आपके हेल्थ को ले लीजिए, जिसको आप डेली मेंटेनेंस कहते हैं, उसमें भी जो है हेल्थ टेक स्टार्टअप्स आए हैं। अब बात करते हैं कितना बड़ा मार्केट है। 2025 की जो है मार्केट साइज़ देखते हैं, यहाँ पे रिहैबिलिटेशन जो होती है सेगमेंट, यहाँ पे लगभग $17 बिलियन का जो है ओवरऑल भारत में मार्केट देखने मिल रहा है। ई फार्मेसी भी $1 बिलियन के ऊपर है और जो टेली कंसल्टेशन है इसमें भी जो आप देख सकते हैं $5 बिलियन का जो है टोटल मार्केट देखने मिल रहा है। लेकिन कुछ सवाल आते हैं कि क्या रिस्क होते हैं हेल्थ टेक स्टार्टअप्स के। सबसे पहला होता है कि जो प्रोडक्ट और सर्विस है यहाँ पे मिस सेलिंग देखने मिल सकती है, गलत बिक्री हो सकती है, क्योंकि ऑफकोर्स कमीशंस का भी जो है एक इम्पैक्ट देखने मिलता है प्लेयर्स का, उसके कारण गलत चीज़ भी बिक सकती है। इसमें कृपया ध्यान दें। और कई बीमारियों की जो है फिजूल की जो है चेकअप की जो है चुनौती देखने मिल सकती है, यानी कि एडेड टेस्ट हो सकते हैं, उसके कारण कंज्यूमर के जो पेइंग कैपेसिटी है उस पर क्वेश्चन उठता है। और ऑफकोर्स जो एक्सपर्ट ओपिनियंस होते हैं ओवरऑल वहाँ पे कभी कभी नहीं मिल पाते हैं और इसीलिए जो होती है कभी कभी फिजिकली आपको कोई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। ओवरऑल अगर बात करें तो कुछ स्टार्टअप्स है जो टॉप हेल्थ टेक स्टार्टअप्स में बिलोंग करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है फार्मेजी, एपीआई होल्डिंग्स है, यहाँ पे इस कंपनी पे फोकस रखे। उसके बाद आता है प्रैक्टो और हेल्दीफाई मी, और आखिर में जो जिम जो आ रही है वो होती है कल्ट फिट। बहुत बहुत शुक्रिया शरद। बहुत ही ख़ास तरीके से आसान भाषा में आपने हर तरह की बातों को अपनी इस पूरी फाइंडिंग में, अपनी रिसर्च में सामने रखा और इसके ज़रिए हम समझ पाए कि आखिर चैलेंजेस क्या हैं, रिस्क क्या हैं, किस तरह से पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। और चलिए अब शो में हम जोड़ते हैं दो ख़ास मेहमानों को। हमारे साथ हैं सौरभ अरोड़ा, फाउंडर लिबरेट के, और इसके साथ ही हमारे साथ हैं बीटो के फाउंडर और सीईओ गौतम चोपड़ा।
आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सौरभ, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। भारत में अगर हम हेल्थ केयर के स्टार्टअप के इकोसिस्टम को देखें तो किस तरह का माहौल है, किस तरह से ये इंडस्ट्री काम कर रही है? हाँ, देखिए भारत इतनी बड़ी कंट्री है हमारी इंडिया, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो हेल्थ केयर की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी भी। और मुझे लगता है बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हेल्थ इकोसिस्टम में पार्ट ले सकते हैं और नई कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी हेल्थ केयर कंपनी को स्टार्ट करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो हमें देखनी चाहिए वो ये है कि एक है बिज़नेस साइड और एक है मेडिकल साइड। इन दोनों का कॉम्बिनेशन या मिश्रण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं देखता हूँ मेरे पास मैं 9 साल से पिछले 9 साल से इंडिया के हेल्थ केयर इकोसिस्टम के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरे पास बहुत सारे फाउंडर्स, बहुत सारे लोग आते हैं, पूछते हैं। तो मुझे जो लगता है सबसे बड़ी बात ये है कि जो फाउंडिंग टीम है हेल्थ केयर के अंदर, उसके अंदर एक बिज़नेस साइड का बंदा होना और एक डॉक्टर का मेडिकल टीम का होना बहुत ज़रूरी है। और ना कि सिर्फ एक मेडिकल फाउंडर का होना ज़रूरी है बट उसकी से होना भी बहुत ज़रूरी है कंपनी में। अगर मान लीजिए एक बिज़नेस का लोग हैं और एक आप एक एक डॉक्टर को ऑन बोर्ड लेके आए हैं आइदर एज़ अ को-फाउंडर और एज़ अ बोर्ड ऑफ एडवाइज़र और अगर आप उनकी बात ही नहीं मान रहे हैं, उनकी बात सुन ही नहीं रहे हैं, तो फिर हेल्थ केयर स्टार्टअप को चलाना या एक हेल्थ केयर कंपनी को चलाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। बिल्कुल, तो बहुत खास पॉइंट जो हैं वो सौरभ ने गिनाए। अब ज़रा हम इसके ग्रोथ ट्रिगर को समझने की कोशिश करते हैं सौरभ। अगर हम इसके ग्रोथ ट्रिगर्स को देखें, किस तरह की ये पूरा इकोसिस्टम जो है उन फैक्टर पर काम करता है, ज़रा इस पर रोशनी डालें। आई थिंक हेल्थ केयर के अंदर ग्रोथ फिगर जो एक सबसे पहला पॉइंट तो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का है। अगर आप देखें तो जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बहुत ही अच्छा एक हेल्थ टेक स्टैक एनडीएचएम के द्वारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया है। और उस एनडीएचएम को देखते हुए अगर मैं देखूं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है। अभी उसका जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है। इनफैक्ट उस पे अगर लोग आगे आके उस पे काम करें, उस स्टैक को समझें, उसके ऊपर और इनोवेटिव सॉल्यूशंस लॉन्च करें, यही इंडियन गवर्नमेंट की भी एक इच्छा है कि उस हेल्थ टेक को जैसे फाइनेंस के अंदर बहुत सारी चीजें हुई हैं हमारे कंट्री में फाइनेंस टेक स्टैक को लेके, ऐसे ही हेल्थ टेक स्टैक को लेके भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आई थिंक वो एक सबसे बड़ा ग्रोथ फिगर है बिकॉज़ हेल्थ केयर के अंदर डेटा होना किसी भी टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर को हेल्थ केयर कंपनी चालू करने के लिए डेटा का अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आप देखेंगे एनडीएचएम को स्टडी करेंगे तो उसके अंदर डेटा अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा ग्रोथ ट्रिगर है भारत के लिए कि एनडीएचएम को यूज़ करके हम हेल्थ केयर को एक्सेसिबल बना सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। चलिए, हमने इकोसिस्टम समझ लिया सौरभ, इसके साथ ही हमने ग्रोथ ट्रिगर्स को भी जान लिया। अब ज़रा बताइए, क्योंकि आप लंबे समय से इस पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, चैलेंजेस क्या सामने आ रहे हैं और इनका समाधान कैसे निकाला जाए? चैलेंजेस इसके अंदर 2-3 तरह के चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि टेक एडॉप्शन बहुत स्लो रहती है इन डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। तो अगर हम देखें कोविड एक आया था, एक बूम आया था जिसके अंदर बहुत सारे लोगों का बहुत जल्दी एक्सेलरेट हो गया टुवर्ड्स हेल्थ केयर की हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कंसल्टेशंस हुई उस ज़माने में। बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स ने भी यूज़ करना शुरू किया। लेकिन अब मैं कहूँगा कि अब वो वेव थोड़ा-सा सेटल हो गया है। फॉर्च्यूनेटली कोविड सेटल हो गया है एंड उससे लेकिन हुआ क्या है कि टेक एडॉप्शन अभी भी बहुत स्लो है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि टेक्नोलॉजी एडॉप्शन बोथ डॉक्टर्स में और हम जो एंड पेशेंट्स हैं या यूजर्स हैं, उनमें कैसे बढ़ाया जाए, एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है। सेकंड चैलेंज ये है कि जो हेल्थ केयर डेटा है, आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी पेन पेपर पे होती हैं और डिजिटाइज़ेशन की तरफ काफ़ी हॉस्पिटल्स बढ़ चुके हैं। बट अभी भी हेल्थ केयर डेटा एक्सेसिबल नहीं है अक्रॉस। तो उसके लिए जो मैं एनडीएचएम की पहले बात कर रहा था, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैक है, जिसको यूज़ करके हेल्थ केयर डेटा को एक्सेसिबल बढ़ाया जा सकता है। बट अभी भी आज की डेट में मैं कहूँगा कि वो एक चैलेंज है। और तीसरा चैलेंज ये है कि जो हम एज़ इंडियंस है ना, ये हम अपनी हेल्थ केयर के लिए ज़्यादा कंसर्न नहीं रहते हैं। अपनी हेल्थ पे ज़्यादा कंसर्न नहीं, जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है, तब हम उस इलाज को या उसकी ट्रीटमेंट को हम खोजने के लिए निकलते हैं। लेकिन क्या हम पहले से ही अपना हेल्थ का ध्यान रखते हैं?
या हमें रखना चाहिए? आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सेगमेंट है, वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट और एक बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है हमारी जैसी कंट्री के लिए, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर का कम है। तो ऑलरेडी हेल्थ केयर पे स्ट्रेन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्ट्रेन आया हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए वी हैव टू एंश्योर कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को कैसे बढ़ोतरी दी जाए एंड कैसे उसको बढ़ाया जाए कि हम बीमार ही कम हो। तो ये एक तीसरा चैलेंज है मुझे लगता है, जो कि हमें एड्रेस करना चाहिए। सौरभ, एक चीज मैं जो समझना चाहता हूं वो ये कि आखिर हेल्थ टेक स्टार्टअप हो या हेल्थ केयर से जुड़े जो स्टार्टअप्स हैं उनमें और बाकी स्टार्टअप बिजनेसेस में बेसिक फर्क क्या है? क्या मूलभूत अंतर आपको नजर आता है? हाँ, देखिए जो जो मैं पिछले 9 साल से जुड़ा हुआ हूँ हेल्थ केयर इंडस्ट्री में और स्टार्टअप में, आई थिंक जो जो मुझे लगता है कि जो जो लोगों को आज करना चाहिए और समझना चाहिए कि हेल्थ केयर ये अनलाइक एनी अदर स्टार्टअप है। इसको आप जीएमवी और वैल्यूएशन से नहीं नाप सकते। जो आपकी सक्सेस है, वो सक्सेस रहेगी क्या आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो आपके पार्टिसिपेंट जैसे पेशेंट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, आपकी डायग्नोस्टिक लैब्स हो गई, आपकी मेडिसिन डिलीवरी फार्मेसी कंपनीज हो गई। इन सब का जो आउटकम है वो है पेशेंट। अगर पेशेंट को सेंटर में रखते हुए अगर हम काम करें और पेशेंट आउटकम को ट्रैक करें, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम उस चीज़ को अगर हम नहीं करते हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो बिज़नेस और मेडिकल को मिक्स करना बिल्कुल नहीं चाहिए। डॉक्टर्स पे अनड्यू प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट करें। इनफैक्ट डॉक्टर का टारगेट होना चाहिए कैसे पेशेंट को ठीक करें, कैसे पेशेंट बीमार ही ना हो अगली बार, उसको कैसे हम ट्रैक करें। तो ये जो इंसेंटिव अलाइनमेंट है बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स, इसको हमें अलाइन करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और पेशेंट सेफ्टी को बहुत ज़्यादा सेंटर में लाना चाहिए। हेल्थ केयर जो एंटरप्रेन्योर्स मैं पिछले 9 साल में देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरे से बात करते हैं। तो मेरा उनसे यही एक एडवाइस रहती है, पीस ऑफ एडवाइस रहती है कि बिज़नेस को और मेडिकल को मिक्स ना करें। चलिए, आखिरी सवाल सौरभ आपसे होगा कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप की दुनिया में आना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? यही कहना चाहूँगा कि बिज़नेस और मेडिकल को मिक्स मत करें। बिज़नेस को बिज़नेस की तरह चलाएँ और मेडिकल जो हेल्थ केयर कंपनी है आपकी, उसको एक हेल्थ आउटकम की तरह देखें। अगर आप हेल्थ आउटकम की तरफ फोकस करेंगे, पेशेंट सेफ्टी की तरफ ध्यान देंगे, तो प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा बाद में एज़ अ बाय प्रोडक्ट। इस पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, अब अपने दूसरे खास एक्सपर्ट की ओर बढ़ते हैं। गौतम चोपड़ा को शामिल करते हैं। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। गौतम, जरा बताइए कि ये जो भारत है वो धीरे धीरे डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है और आपका जो स्टार्टअप है वो पूरी तरह से डायबिटिक की ट्रैकिंग, केयर, इन सब से जुड़ा हुआ है। किस तरह से ये प्रॉब्लम सामने आई और किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? पहले तो प्रशांत जी बहुत-बहुत धन्यवाद मुझको अपने शो पे लाने के लिए। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे आंकड़े आ रहे हैं, अभी हाल ही में लैंसेट ने एक स्टडी पब्लिश करी थी जहाँ पे ये कहा गया था कि भारत में 10 करोड़ डायबिटिक हैं और 14 करोड़ प्री डायबिटिक हैं, जो कि 17% इंडिया की भारत की पॉपुलेशन है। सिर्फ यही नहीं, उसमें ये भी एक प्रॉब्लम ये खास है कि 80% लोग जो डायबिटिक हैं भारत में, उनकी डायबिटीज़ या शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड है और उसकी वजह से नेचुरली ये राइजिंग इंसिडेंस हार्ट अटैक का, किडनी प्रॉब्लम्स का, आँखों की प्रॉब्लम का ये बहुत ही सिग्निफिकेंट एक क्रिटिकल इश्यू है, जो कि इंडिया में और भारत में इस वक़्त लोग फेस कर रहे हैं। और इसी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर आप डीपर डाइव करें तो ये में पता चलता है कि इंडिया में एक्सेस की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। 95% भारत छोटे शहरों में टियर 2, 3, 4 में रहता है, पर सिर्फ 5% एक्सपर्ट डॉक्टर्स वहाँ रहते हैं। तो ये एक्सेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है, जो कि इस प्रॉब्लम ओवरऑल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को इम्पैक्ट करता है। दूसरी चीज़ ये है कि अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि बहुत सारे लोग डायबिटीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। तो अवेयरनेस स्प्रेड करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अ, आवश्यकता है। और तीसरी अफोर्डेबिलिटी। नेचुरली डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिससे आप लाइफ लॉन्ग जिसको आपको झेलना पड़ता है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी बहुत बड़ी हो जाती है। इसके लिए अगर ये 3 चीज़ें सॉल्व की जाएँ, एक्सेस, अवेयरनेस और अफोर्डेबिलिटी, तो डायबिटीज़ को कॉम्बैट किया जा सकता है। और इसी रीज़न से वीटो स्टार्ट हुआ था, क्योंकि
मैं खुद और मेरा जो को-फाउंडर है, पार्टनर हैं यश, हम दोनों डायबिटीज़ अर्ली स्टेज डायबिटीज़ हमें हो गई थी और हम लोग खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे और इसी प्रॉब्लम को अपने लिए सॉल्व करते हुए आज हम लोग लाखों और पेशेंट्स तक पहुँच पाए हैं, जहाँ पे उनकी डायबिटीज़ को हम लोग नियंत्रण कंट्रोल में लेके आ पाए हैं। गौतम, बहुत बखूबी आपने बताया और वाकई जिस तरह से भारत डायबिटीज में के रोगियों की भारत में संख्या बढ़ती जा रही है, उस दिशा में वाकई काम करने की आवश्यकता है और ऐसी और भी क्रॉनिक डिजीजेस को स्पेसिफाई करते हुए ऐसे स्टार्टअप्स का आना बहुत जरूरी है। अगला मेरा सवाल चैलेंजेस को लेकर है, किस तरह की चुनौतियां आपने फेस की हैं? प्रशांत जी, एक तो अगर देखा जाए कि हेल्थ टेक स्टार्टअप्स के लिए जो स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं, तो पहला तो ये है कि आप ऐसी कोई सॉल्यूशन जहाँ जो यूएस या यूरोप में चली हुई है, उसका एक कॉपी पेस्ट नहीं लगा सकते इंडिया में क्योंकि हमारी जो स्पेसिफिक्स हैं और जो डेमोग्राफिक है और जो पूरा सिस्टम है, वो बहुत ही अलग है। इसके लिए कोई कॉपी पेस्ट मॉडल नहीं लग सकता इंडिया में। हमें ये ज़रूरी है एज़ एज़ फाउंडर्स, एज़ एंटरप्रेन्योर कि हम लोग डीप रूटेड प्रॉब्लम्स जो हेल्थ केयर में हैं, उनको पकड़ें और उनको अपने भारत के हिसाब से सॉल्व करें। तो वो बहुत एक चैलेंजिंग बात भी है क्योंकि ऐसा कोई टेम्पलेट कहीं पे अवेलेबल नहीं है हमें फॉलो करने के लिए, हमें खुद ही वो प्लेबुक या टेम्पलेट बनानी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है हेल्थ टेक स्टार्टअप्स के लिए खासकर कि अमेरिका या बाकी कंट्रीज़ डेवलप्ड नेशंस में देखा जाए तो उधर एक पेयर सिस्टम अवेलेबल है, इंश्योरेंस है, कॉर्पोरेट्स हैं जो हेल्थ केयर नीड्स को पे करते हैं। इंडिया में ज़्यादातर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है, मरीज़ जो है वो खुद अपने पॉकेट से इन इन एक्सपेंसेस को पे करते हैं। इसके लिए एक पेशेंट सेंट्रिक सॉल्यूशन बनानी यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बाहर अगर दूसरे देशों में कंपेयर किया जाए तो परहैप्स वो पेयर ड्रिवन सॉल्यूशन हो। बट इसमें एक अपॉर्च्युनिटी भी है क्योंकि हम लोग एक्चुअली एंड पेशेंट के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं और अगर कोई स्केलेबल मॉडल कभी वर्ल्ड में निकलेगा भी तो वो सिर्फ एक पेशेंट सेंट्रिक मॉडल जो खास पेशेंट की नीड को सॉल्व करेगा, वही एक बहुत बड़ा मॉडल बन पाएगा। इसके लिए ये अपॉर्च्युनिटी भी है, बट हाँ, एक चैलेंज भी है। गौतम, चूंकि हम बिजनेस चैनल हैं तो बिना नंबर गेम के, बिना रुपयों पैसों के मुनाफे के ये बात बनेगी नहीं। तो पहले तो ये बताइए कि कंपटीशन किस तरह का है, प्रतियोगिता किस तरह की है आपके इस स्टार्टअप वर्ल्ड में, और फंडिंग की क्या सिचुएशन है, किस तरह से इसे देखा जाएगा? तो प्रशांत जी, फंडिंग ये तो मौसम की तरह चेंज होता है। आई थिंक फॉर एन एंटरप्रेन्योर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक डीप रूटेड प्रॉब्लम जिसमें वो खुद ही जिस पेन पॉइंट से शायद गुज़रे हैं, उसको सॉल्व करें। इसके लिए खासकर हेल्थ केयर में बहुत ज़रूरी है पेशेंस और परसेवरेंस क्योंकि ये ओवरनाइट सक्सेस यहाँ पे नहीं ले सकते। जैसे आप पहले बताया कि कोई कॉपी पेस्ट मॉडल भी नहीं चल सकता। इसके लिए एज अ फाउंडर इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि हम लोग उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से इतने जुड़ के उसको सॉल्व करें, अपने भारत देश के लिए सॉल्व करें, एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन लेके आएँ जो कि एक स्केल कर सकती है। जैसे कि हमारे केस में अगर देखा जाए तो फ्रैंकली कॉम्पिटिशन एज़ सच बहुत नहीं है हेल्थ स्टार्टअप में क्योंकि प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी है। तो मार्केट बहुत ह्यूज है। बट अगर हमारा केस देखा जाए तो हम लोगों ने जो डिफरेंशिएटर बनाया है वो एक तो ये है कि हम लोग फुल स्टैक हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना ब्रोकन है कि चाहे वो डॉक्टर है, कोच है, मॉनिटरिंग है या दवाई है, पीठों पे ये इतनी ब्यूटीफुली अब हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया है कि एक फुल स्टैक अप्रोच के साथ हम लोग एक मरीज डायबिटीज के मरीज के पास जा सकते हैं और उसकी पूरे हेल्थ आउटकम को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जैसे आपको बताया कि हम लोग अ, सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर के लिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम लोग भारत के छोटे शहरों जो टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ हैं, जहाँ पे 95% लोग रहते हैं, वहाँ पे जाके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। उन लोगों को डायबिटीज़ से लड़ने के टूल्स और हथियार दे पा रहे हैं। वो सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके लिए हेल्थ केयर स्टार्टअप्स को स्ट्राइव करना चाहिए क्योंकि अगर आप रूट तक पहुँच जाएँगे तो फंडिंग मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गौतम, अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूं। मैं एक आम व्यक्ति हूं जिसे एक स्टार्टअप शुरू करना है, एक हेल्थ स्टार्टअप शुरू करना है, हेल्थ केयर की दुनिया में अपना बिजनेस बनाना है। किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? तो प्रशांत जी, इसका 2 डायरेक्शन में आई वुड लाइक टू गिव यू एन आंसर। पहले तो ये है कि हमें किसी हेल्थ केयर सॉल्यूशन जब हम लोग भारत में बना रहे हैं, तो उसके लिए पहली चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एक आउटकम, हेल्थ आउटकम पे फ़ोकस होना ज़रूरी है क्योंकि आप किस तरीके से किसी की हेल्थ या लाइफ में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं,
साइंटिफिकली स्पीकिंग वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा, क्योंकि ये हेल्थ का मामला है, इसमें हेल्थ डेटा की सेंसिटिविटी को मेंटेन करना, सॉलिड अपने सिस्टम्स और रोबस्ट बनाना अपने सिस्टम्स को बहुत ही जरूरी है। अब बात की जाए कैसे आइडिया, अगर लोग ढूंढना चाह रहे हैं या हेल्थ केयर में घुसना चाह रहे हैं, उसके लिए मेरा ये विचार है कि वर्टिकल फोकस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्थ केयर में खुद ही अगर आप कोई भी प्रॉब्लम पकड़ लीजिए, जैसे हम लोग डायबिटीज की सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, पेन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एरिया है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक बहुत बड़ा एरिया है, मदर एंड चाइल्ड केयर बहुत बड़ा एरिया है, बट इसमें डीप जाना, इसमें वर्टिकल पे फोकस करना और एक डीप वैल्यू और कनेक्ट पेशेंट या कंज्यूमर के माइंड में और हार्ट में क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप खुद इन किसी भी प्रॉब्लम से खुद लड़ रहे हैं, तो बस लग जाइए और उसको सॉल्व कीजिए, बट एक डीप वे में वर्टिकल मैनर में उस हेल्थ केयर की प्रॉब्लम को पकड़िए और एकदम जड़ से उसको सॉल्व कीजिए। चलिए गौतम, आखिरी सवाल आपसे, आगे का जो ग्रोथ का आउटलुक है वो किस तरह का होने वाला है, और कितनी बड़ी ये दुनिया जो है वो आने वाले वक्त में सर्विस के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से बेहतर हो सकती है? बिल्कुल प्रशांत जी। सो अब नेचुरली स्टार्टअप्स में भी नैरेटिव बदल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ, यूनिट इकोनॉमिक्स की तरफ। अगर बात की जाए हेल्थ केयर में, आई थिंक अगर आप नेचुरली इंडस्ट्री को देखें, तो डिमांड एंड सप्लाई का बहुत ही बड़ा बड़ा गैप है इस वक्त। एंड एक सोल्यूशन जो किसी भी पर्टिकुलर फोकस या वर्टिकल, अगर हेल्थ से जुड़े हुए वर्टिकल में डीप जाती है, तो उसकी मोनेटाइजेशन, यूनिट इकोनॉमिक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जरूर पॉजिटिव होंगी। तो जैसे कि हम लोगों ने डायबिटीज या कार्डियो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पकड़ा हुआ है, ये एक बहुत ही लंबा पीरियड ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फॉर एन इंडिविजुअल्स लाइफ है। तो अगर आप एक कनेक्ट उनसे बना पाए, अगर हेल्थ आउटकम उनकी लाइफ में लेके आ पाए, तो बहुत ही लॉन्ग टर्म रिटेंशन पेशेंट के साथ में कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की बन जाती है, और उसी की वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूनिट इकोनॉमिक्स फेवरेबल लगती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी हायर रहती है। तो अगर हेल्थ केयर की भाषा में अगर हम लोग देखा जाए, तो क्रॉनिक डिजीज, कोई भी क्रॉनिक डिजीज जहाँ पे लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म कंट्रोल की आवश्यकता है किसी पेशेंट की लाइफ में, अगर आप वहां पे एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए, एक एंगेजमेंट क्रिएट कर पाए, तो डेफिनेटली एक बहुत ही सॉलिड प्रॉफिटेबल बिजनेस आप एम्पायर, जैसे आपने बोला, बना पाएंगे। बट उसमें हमेशा ये सोच के रखना है कि आप हेल्थ केयर के बिजनेस में हैं, तो नेचुरली बिजनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जरूरी है, बट एक पेशेंट की तरफ एम्पैथी, एक हेल्थ आउटकम की तरफ इम्पैक्ट और साइंटिफिक वे में इसको ड्राइव करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म में असल मायने में इसमें बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गौतम और सौरभ, आप दोनों का बहुत ही शानदार चर्चा रही, और हर पहलू को हमने छूने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि आखिर हेल्थ टेक, हेल्थ केयर की जो स्टार्टअप वर्ल्ड है वो किस तरह से एक नए स्तर पे जा रही है, और ख़ासतौर पे कोरोना के बाद इसने बहुत ही बूम पकड़ा है। और उसकी एक वजह यही है कि लोग अब अपने हेल्थ को लेकर ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जागरूकता अभी टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में आना बाकी है। जो चैलेंजेस हैं हमने आपके सामने रखे कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है, कई सारी बीमारियां जो हैं उनके लिए फिजिकल जो कंसल्टेशन है वो बहुत ज़रूरी होती है। वहाँ पर ये स्टार्टअप किस तरह से इस समस्या का समाधान निकालेंगे, ये बड़ा अहम हो जाता है। हम अपने फिटनेस, कैलोरीज, इन सबको तो लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन क्रॉनिक डिजीजेस को लेकर भी स्पेसिफिक स्टार्टअप्स को आगे आना होगा। और इसके साथ ही एक जो सबसे मूल मंत्र है इस स्टार्टअप का, वो ये है कि आपको बिजनेस और सर्विस, इन दोनों को में बेहतर तालमेल बनाना होगा। पहले आपको अपनी गुडविल, आपकी डिलीवरी, आपका उस मरीज के प्रति आपकी एम्पैथी, ये दिखनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे ये बिजनेस ग्रो करता है, ये स्टार्टअप की दुनिया आगे बढ़ती है। उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते एक और स्टार्टअप मंत्र के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।